जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आभार और आप सभी का सम्मान है हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका। देखिए, आज की जो अनछुए पहलू है वो मैं शुरू करूं उससे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद दे दूं कि कल एसडीएम वजीरपुर का जो इंटरव्यू हमने लिया था उसकी सराहना सबने की और सबको बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी यकीन मानिए बहुत लंबे समय बाद में किसी का इंटरव्यू लेने में मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके, और बेबाक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। वजीरपुर की बहुत सारी समस्याएं थी जिनको मैंने उठाया। उस क्षेत्र में पेयजल की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, क्राइम को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। हालांकि देखिए, प्रशासनिक स्तर के जो काम है उनकी ज़रूर उनको पूरी जानकारी रहती है, पर क्राइम की जानकारी तो जो मुखिया है जिसके अधीन सुरक्षा व्यवस्था आती है वो ज़्यादा बेहतर दे सकता है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर हमने उनसे चर्चा की और बहुत लोगों ने उसकी सराहना की और मुझे भी उनसे मिलकर के अच्छा लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर की तमाम खबरें आज की और कल की मिलाकर के भरतपुर संभाग का तमाम घटनाक्रम जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब शेयर करिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि दिन भर की तमाम खबरें आप तक पहुँच सके। चलिए बात करते हैं आज की और शुरुआत करते हैं भरतपुर संभाग की तमाम खबरों की। आज तारीख 15 है और बार है मंगलवार। राज्य स्तर की बड़ी खबरें क्या हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं, तो पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड मांगा है। यानी विभागों में जो फेरबदल किया जाएगा ना, वो उनकी रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस देख करके ही किया जाएगा कि किस मंत्री की अपने विभाग में क्या परफॉर्मेंस रही, कितने वो एक्टिव रहे, कितने काम अच्छे हुए, कितने काम ऐसे थे जिनमें लापरवाही हुई है। और एक हफ्ते में सचिवालय ये रिपोर्ट उनको सौंप देगा, तो उसके बाद में फेरबदल जो है वो किया जाएगा। 61 दिन बाद कल से अनलॉक हो जाएंगे प्रदेश के पर्यटक स्थल, स्मारक और संग्रहालय। लेकिन जो दर्शकों की संख्या रहेगी, पर्यटकों की जो संख्या रहेगी वो 50% ही रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य भी हो रहा है और अब पर्यटक स्थल जो हैं उन पर भी थोड़ी सी चहल पहल नज़र आएगी। हम भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि रणथंभौर वन अभयारण्य जो है उसका भ्रमण करें। और कोरोना की बात कही की जाए तो धीरे धीरे अब कोरोना जो है वो समाप्ति की ओर है। अच्छा, आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? क्या पोजीशन है शेयरिंग की? कम कर रहे हैं ना, कम शेयरिंग है। मुझे लगता है आपको अनछुए पहलू जो है ना वो शायद अब बोर करने लगा है। ऐसा है क्या? बंद कर तो हम बंद कर देंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ना, हवाएं, हालांकि हवा ठंडी है इसमें कोई शक नहीं है, और उसके बावजूद भी हम रिस्क लेकर के यहाँ आए कि नहीं वो दिखाना है और दिन भर की खबरें सुनानी है, लोगों को इंतज़ार रहता है। लेकिन प्लीज़, हमारे बहुत सारे गैजेट है ना कई बार ख़राब हो जाते हैं सर, इसमें माइक में पानी चला गया या और कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो शेयर करें। और कुल मिलाकर के ये है कि आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे ना तो हर प्रोग्राम अच्छी तरीके से चलता भी रहेगा और हर प्रोग्राम में और भी कुछ बेहतरीन करने का हम प्रयास ज़रूर करते हैं और किया करेंगे। कोविड की बात करें, कोरोना का क्या मामला चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो देखिए धीरे धीरे खात्मे की ओर है और शून्य की ओर अब हम जा रहे हैं। जैसे आज की अगर बात करें तो टोटल पूरे प्रदेश में सिर्फ 172 केस आए हैं, 172 केसेज, और 14 यानी 14 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसों की बात करें जिनका इलाज चल रहा है 5619 पूरे प्रदेश में, बहुत कम, 10,000 से भी बहुत कम, यानी 5619। जयपुर की बात करें, जयपुर जहां सबसे ज़्यादा केसेस आते थे, आज वहां आंकड़ा रहा 45 केस ही हैं पूरे जयपुर में, और 1006 लोग ठीक होकर के घर चले गए हैं। तो कोरोना से राहत मिल रही है और धीरे धीरे सरकार भी अब सारी चीज़ों को सामान्य कर रही है। मैंने आपको परसों बताया था कि हो सकता है नई गाइडलाइन जल्दी आ जाए 1-2 दिन में, और एक तो जो वीकेंड कर्फ्यू है वो हटाया जा सकता है, दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ इन चीज़ों पर भी विचार कर रही है सरकार कि अब जब सब कुछ सामान्य हो रहा है तो राहत दी जाए जनता को, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जनता जो है ना वो इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रही है, इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रही है। भीड़ बेहताशा बढ़ रही है, यातायात जो व्यवस्था है ना शहर की वो पूरी तरह चरमराई हुई है इस समय। और अतिक्रमण क्या कहना साहब, इतने सारे ठेले वाले हो गए अब कि सड़क तो नज़र ही नहीं आती, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और एक कहीं भी मर्जी आए वहीं वाहन खड़े कर देना, ये नियति बन गई अब गंगापुर की। तो चलिए इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और एक और अच्छी खबर प्रदेश लेवल की,
आज़ाद भारत में राजस्थान अब पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एक बड़ी पहल की है कि अब दिव्यांगों को भी सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। नगर निकायों या शहरी निकायों में जो मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं उनमें दिव्यांगों को ही प्राथमिकता दी गई है। 33 जिलों में जो शहरी निकाय हैं उनमें दिव्यांगों को ही मनोनीत पार्षद के रूप में उनका चयन किया गया है और ये एक अच्छी पहल है और ये पहला इस तरह का इनोवेटिव आइडिया है जो सिर्फ राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया है गहलोत सरकार के द्वारा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है और कारण यह है कि भर्तियों के फॉर्म रीओपन करने, जैसे रीट वगैरह है, इनकी जो भर्तियां हैं इनके फॉर्म रीओपन करने और अलग अलग मांगों को लेकर के परीक्षा तिथि फिक्स करने, नई डेट जो है वो जारी करने, इन मांगों को लेकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगार और लगातार प्रशासन तक ये बातें पहुंचा भी रहे हैं सरकार तक कि साहब इनकी भी अब सुनी जाए। सब कुछ सामान्य हो रहा है तो अब इनको भी कहीं ना कहीं राहत दी जाए ताकि एक नए जोश के साथ में युवा फिर से तैयारियों में जुट जाएं। वैक्सीन को लेकर के तो वैक्सीन के काम ने रफ्तार पकड़ ली है सब प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है और अब वैक्सीन की डोज जो है ना वो भी पर्याप्त मात्रा में आ रही है और लग भी रही है। 18+ जो है उनको अब तेज़ी से लगाई जा रही है। पहले 45+ पे ज़्यादा फोकस था और डोज भी उन्हीं की ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब 18+ का जो है मामला वो तेज़ी से बढ़ रहा है। वैक्सीन लग भी रही है और युवा आगे आकर के वैक्सीन लगवा भी रहे हैं एक अच्छे उत्साह के साथ में। तो ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम हम आगे आने वाले समय के लिए तो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तीसरी लहर हो या चौथी लहर हो, लेकिन अगर ये डोज लग जाती है, हमको वैक्सीन लग जाती है तो हम निश्चिंत थोड़ा सा हो सकते हैं। आपको अगर आज की बात मैं बताऊं तो आज भी 4,85,740 डोज राजस्थान में आई है, जयपुर पहुंची हैं कोविशील्ड की, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ताकि जो टीकाकरण की प्रक्रिया है ना, मुझे अब लगता है कि अब उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और टीकाकरण अनवरत रूप से सतत चलता रहेगा। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। ये तो प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें थी, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, अब थोड़े से करने लगे हैं, ठीक है ना, तादाद बढ़ाओ, लेकिन हाँ यही तो बात है सर। भरतपुर तो सेवर से एक मामला आया है जहाँ एक जीजा के द्वारा उसकी नाबालिग साली को बेचने का मामला आया है। शादी के नाम पर पैसे लेकर के उसको बेचा गया और जिस युवक को बेचा गया उसने भी उसके साथ में ये सुनने में आया कि दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ पहुंच करके और सेवर थाने में मामला दर्ज करवाया है। सेवर पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी तरह गढ़ीबाजना थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाए। 2 महीने पहले एक महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसने मामला दर्ज भी करवाया, लेकिन थाना अधिकारी और सीओ इस मामले में लगातार लीपापोती करते आ रहे हैं, टालमटोल करते आ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई, जबकि जो दुष्कर्मी है या जो आरोपी है उसके हौसले इतने बुलंद हैं। आप देखिए कि उसने फिर से दुष्कर्म करने का प्रयास किया है और महिला का पति जो है वो उड़ीसा में BSF का जवान है। इस मामले को लेकर के महिला ने SP महोदय से मुलाकात की और SP ने तुरंत CO बयाना को अब इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। ये भरतपुर से खबरें थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। हम थोड़ा सा आज जल्दी आपको खबरें बताएंगे क्योंकि मौसम में का कोई पता नहीं है सर और लगातार बूंदाबांदी जो है ना वो चल भी रही है। धौलपुर है तो धौलपुर के बसेड़ी में नए पुलिस थाने के निर्माण के दौरान हादसा होने से 2 मजदूर घायल हो गए। नई इमारत का काम चल रहा था और ममोधन चेक पोस्ट के पास में ये नया भवन बन रहा है, तो वहाँ प्लास्टर जब कर रहे थे तो जो स्ट्रेचर था वो टूट करके गिर गया और दोनों जो मजदूर हैं वो नीचे गिर गए। हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उनका इलाज जारी है। अवैध बजरी के खिलाफ धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SP केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में DST की टीम ने और RAC के जवानों ने मिलकर के और 3 थानों की पुलिस थी, बड़े लवाजमे के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और चंबल के रजई घाट पर स्टॉक की जो बजरी थी, लगभग 500 ट्रॉली बजरी थी, जिसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। मौके पर SP ने पहुंच करके और 2 ट्रॉलियों को जब्त किया है, एक युवक को गिरफ्तार भी किया है और जो इस अवैध बजरी खनन से जुड़े हुए हैं माफिया, उनकी अब तेजी से तलाश की जा रही है। और अब चलते हैं हम करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं तो हिंडौन के रीको व्यापारियों के साथ आज DYSP और नई मंडी थाना प्रभारी ने एक बैठक की। लगातार बढ़ रही चोरियों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, गश्त बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। व्यापारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि आप भी अपने प्रतिष्ठान पर CCTV कैमरे लगवाएं
ताकि पुलिस को थोड़ी सी हेल्प मिले। तो इन चीज़ों को लेकर के आज चर्चा की गई व्यापारियों के साथ। हिंडौन में गहराता जा रहा है पेयजल का संकट। ये पानी आने वाले दिनों में युद्ध की एक भूमिका रचने वाला है साहब। ये बार बार हम कहते आ रहे हैं, वो कह रहीम जी का धुआं है ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना। तो वही चीज़ है, बिना पानी ये जगत सूना है सर, और जल ही जीवन है, और इसी जीवन को बचाने के लिए संघर्ष होगा आने वाले समय में। पेयजल संकट गहराता जा रहा है। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बना तो रही है, पहुंचा भी रही है, प्रयास भी कर रही है, मगर कब तक? इन सोर्सेज का डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, पानी का जब तक रिचार्ज नहीं होगा, तब तक तो इस मामले को आप ये नहीं कह सकते कि परमानेंट सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, 12 वर्ष बहने वाली नदियां हैं तो उनसे हम ज़रूर कर रहे हैं। तो हिंडौन में भी ऐसा मामला है कि 2 परियोजनाओं में 82 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी हिंडौन के लोग पानी के लिए, बूंद के लिए तरस रहे हैं सर। ये कंडीशन है, ना तो एक समय पर पानी आ पा रहा है और ना ही नलों में प्रेशर के साथ पानी आ पा रहा है। 15 से 20 मिनट सप्लाई हो रही है और बहुत कम स्पीड के साथ, बहुत कम प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। तो हिंडौन में भी पेयजल का संकट जो है गहराता जा रहा है। करौली से अगर बात की जाए कि साहब कोविड की क्या पोजीशन है, तो साहब 2 हफ्ते पहले जिस करौली में 80 पेशेंट करौली के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसमें आज की कंडीशन ये है कि केवल 1 पेशेंट उसमें एडमिट है। बाकी करौली में कोविड का ग्राफ 0 हो चुका है। ये करौली वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं, तो ज़िले में शाम को प्रतिदिन लगभग हर रोज़ ही हो रहा है, मौसम मेहरबान हो जाता है साहब। सुबह शानदार धूप पड़ती है, दोपहर 12-1 बजे तक तो ऐसा लगता है साहब बड़ी ज़बरदस्त उमस रहती है, और 3-4 बजे आंधी शुरू, और उसके बाद में फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। यही चल रहा है। ये मानसून की बारिश नहीं है, प्री मानसून की बारिश है, ये ध्यान रखना। अभी तो मानसून आना बाकी है, लेकिन राहत तो लोगों को मिल ही रही है। जिला मुख्यालय पर हमारे पास में खबर आई जिला मुख्यालय से कि तेज़ अंधड़ के साथ में वहाँ भी बारिश हुई है और मौसम खुशनुमा हो गया। लेकिन इससे है ना नुकसान भी बहुत हो रहा है सर। तेज़ अंधड़ जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जनहानि और धनहानि का द्योतक है अगर इसी तरह चला सिलसिला। तो ज़िले में आज 2 केस आए हैं पॉजिटिव। सवाई माधोपुर ज़िले में आज कोरोना के सिर्फ 2 केस आए हैं, और यहाँ भी अब हम शून्य की ओर जा रहे हैं। आंकड़ा धीरे धीरे हमारा भी अब ख़त्म हो जाएगा कोरोना का। हॉस्पिटल खाली हैं, कोविड जो है वो अब धीरे धीरे खात्मे की ओर है। सवाई माधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा ने आज बरसों से जमे हुए पुराने अतिक्रमण को हटाने की सख्त कार्रवाई की। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट में दिल्ली मुंबई एक बड़ा जो है हाईवे बन रहा है, और केंद्र सरकार की बड़ी परियोजना है जिसमें ज़मीन को अबाप्त करके और उसको निकाला जा रहा है। और उस रास्ते में जो भी अतिक्रमण आ रहे हैं, जो लोग बरसों से बेवजह वहाँ जमे हुए हैं अवैध रूप से, उनको आज हटाया गया है, उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। स्पेशली मुई और कुस्तला गांव में इस कार्रवाई को किया गया है। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी मनीष मीणा निवासी गरड़बाज थाना चौथ का बरवाड़ा की आज जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। घटना 9 मार्च की थाना सूरवाल की है, जब एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया गया था। खंडार का पाली ब्रिज डेथ पॉइंट है। 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई वहाँ से उस ब्रिज से, पाली ब्रिज से कूद करके चंबल में और आत्महत्या करता है। आज ऐसा एक मामला आया है जब मध्य प्रदेश का एक रहने वाला युवक जो था, उसने उसमें छलांग लगा दी चंबल में। 2 युवकों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश पुलिस भी पहुंची, राजस्थान पुलिस भी पहुंची, बरौड़ा खुर्द पुलिस जो है वो पहुंची है, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। और प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने बताया कि साहब वो काफ़ी देर तक तो वो पानी में ऊपर तैरता रहा और उसके बाद में वो लुप्त हो गया, तेज़ बहाव में बहता चला गया। तो तलाश भी की जा रही है उसकी और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एमपी और राजस्थान पुलिस जो है वो मिलकर के इसमें कार्रवाई कर रही है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ क्या कुछ है, अभी तो शांति है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, छुटपुट वारदातें जो हैं वो थोड़ी बहुत होती रहती है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, आपस में कोई संघर्ष है, वो ज़रूर चलता रहता है। बड़े क्राइम अब अभी नहीं है फ़िलहाल। पुलिस भी लगातार सक्रिय है। आपको याद होगा
हमने एक खबर बताई थी कि एक व्यापारी के साथ लूट की गई थी 1.25 लाख रुपए की। उसके 2 मुख्य जो आरोपी थे उनको अभी 3-4 दिन पहले ही पुलिस ने पकड़ा है। और उसी में एक व्यक्ति जो था, एक युवक अजय कुमार प्रजापत, जो रेकी कर रहा था उस व्यापारी की कि कब वो व्यापारी आता है, कब जाता है, क्या उसकी टाइमिंग है, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजीरपुर एसडीएम नरेंद्र जी से कल मुलाकात जो थी, लाइव जो था, वो शानदार रहा। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। स्पेशली मैंने उनसे एक तो बगड़ाई में जो पेयजल व्यवस्था है उसको लेकर के बात की है, शाड़ोली में जो गंदगी है, अतिक्रमण है और पेयजल की जो व्यवस्था है उसको लेकर के मैंने बात की है। और सर ने ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल, जैसे शाड़ोली के सरपंच तेज सिंह जी, वो काफ़ी सक्रिय हैं, उन्होंने खुद कहा इस बात को कि नहीं, बिल्कुल वो जागरूक हैं और उनके साथ बैठ करके हम बिल्कुल चर्चा करेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। बगड़ाई की जो समस्या है उसका भी मैंने जो विकल्प है उनको बताया था एसडीएम साहब को कि साहब हो सकता है सर, अगर ऐसा कर दिया जाए कि राइजिंग लाइन से कुछ कनेक्शन अगर इस गांव को दे दिए जाएँ तो कुओं में पानी आ जाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बारे में भी चर्चा की जा सकती है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है वहाँ प्रपोजल बना करके अगर देंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, तो टैंकरों की व्यवस्था भी बढ़ाई जा सकती है। इन मुद्दों पर बात हुई है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे पीलोदा में बड़ी कछुआ चाल से काम चल रहा है सर, एक दिन में 10-12 कनेक्शन ही हो पा रहे हैं, पेच वर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर भी मैंने उनसे कहा एसडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं मॉनिटरिंग करूँगा और वहाँ ठेकेदार से बात करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि काम में थोड़ी सी गति आए। अवैध नशे का जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। स्पेशली सेवा गांव जो है वहाँ से हमारे पास में खूब खबरें आती हैं कि साहब यहाँ बढ़ रहा है ये मामला है। तो उसको लेकर के भी मैंने एसडीएम साहब से चर्चा की है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसको लेकर के चर्चा करूँगा और पुलिस को भी इस बारे में सूचना देंगे कि इन पर कार्रवाई की जाए। नरेगा के कामों को लेकर के भी मैंने काफ़ी चर्चा उनसे की है और उन्होंने कहा कि हाँ देखिए, छोटी मोटी शिकायतें हमेशा नरेगा से आती रही हैं और नरेगा एक बड़ी परियोजना है, बड़ी योजना है। तो इसमें मेट की कमी की वजह से या सेक्रेटरियों की लापरवाही की से कई बार अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन समय समय पर हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो कल का जो लाइव था उसको शेयर भी आप ज़रूर करना और एक बार ज़रूर देखना सर। और यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको मैं फिर बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि गंगापुर सिटी पोर्टल इसी तरह काम करता रहे, चलता रहे, तो आपका जो सपोर्ट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सपोर्ट ये है, एक तो आप खबरों को शेयर करा करें, दूसरी बात कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप ज़रूर जाएं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो आईटी के समझदार हैं वो तो जानते हैं इस बात को कि सर अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो थोड़ी सी हमें अगर आय की स्रोत बन जाता है या चंद पैसे मिल जाते हैं तो शायद हम और उत्साह के साथ काम कर पाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। 75% लोग बिना सब्सक्राइब करे यूट्यूब देखते हैं। नहीं, बिल्कुल 75% हमारी जो टीम है ना वो बता रही है कि 75% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारी खबरों को देख लेते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सिर्फ खबरों को देख लेते हैं। सर सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका, जब आपको पल पल की खबरें हम दे रहे हैं, हर अपडेट आपको मिल रही है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से, बेल आइकॉन को दबाने से हमें सपोर्ट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। गंडाल के बहुत सारे मुद्दे थे और कल हमारे पास में फ़ोन आया कि एक मैटर था, नरेगा के तहत एक रोड का काम चल रहा था सर, लेकिन कोरोना से पहले वो काम अधूरा रह गया, रोक दिया गया, आगे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो उन लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने जो गंडाल के सरपंच साहब हैं उनसे बात भी की और मुझे खुशी है कि कल उसी दर्शक ने हमें कॉल किया और ये कहा कि साहब सरपंच साहब खुद घर आए और उन्होंने पूरी बात जान करके और उस काम के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो उस काम का निर्माण अब शुरू हो जाएगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी खबर का कुछ असर हुआ और लोगों को राहत अगर मिलती है तो अच्छी बात है। वार्ड नंबर 10 सीवरेज के ओवरफ्लो का मामला जो है वो अभी तक मुझे ताज्जुब है कि ना तो जलदाय विभाग ने उस पर ध्यान दिया और ना ही सीवरेज वाली जो कंपनी है वो ध्यान दे रही है। जबकि आपको याद होगा हमने एक दिन जब लाइव दिखाया था तब भी उनसे ये पूछा था कि या तो आपकी कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं सर जो बदबू का केंद्र बनते जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं वो सर, क्योंकि जितनी भी सीवरेज के चैम्बर हैं वो ओवरफ्लो हो गए, जो मलबा है, जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है, सड़क पर फैल रही है। आप कैसे वक्त गुजार सकते हैं वहाँ सर, कैसे रह सकते हैं बताइए आप। हालांकि जो सीवरेज के ठेकेदार थे उनका कहना था कि साहब ऐसी कोई शिकायत आती है तुरंत ही हम टैंकर भेज करके खाली करवाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना सर। कितने सारे चैम्बर हैं जिनको आप खाली करवाओगे बार बार, परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो वार्ड नंबर 10 से ये शिकायत आई है।
आज हमने एक लाइव चलाया था, और एक नहीं लगभग 8-9 लाइव चलाए थे उसके। माल गोदाम रोड पर एक इमारत भरभरा करके गिर गई। पुरानी इमारत थी और जर्जर अवस्था में थी। शुक्र ये रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हत्या हो गई साहब, और हत्या हुई मोटरसाइकिलों की। 2-3-4 मोटरसाइकिलें, स्कूटी जो है ना वो उसकी जद में आ गई सर, और बिल्कुल तहस नहस हो गई। नई गाड़ियाँ थी, एक स्कूटी तो बिल्कुल नई थी। और जब वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और वो दीवार आकर के गिर रही थी ना उस स्कूटी पे, तो उसका मालिक जो बैठा था ना, वो दूर बैठ करके देख रहा था बेचारा, और खून के आंसू रो रहा था। तो ये हुआ। और ऐसी एक इमारत नहीं है, गंगापुर सिटी में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जर्जर इमारतें हैं। मुख्य बाज़ार में ऐसी इमारतें हैं सर जो हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। नगर परिषद गणेश विसर्जन शोभा यात्रा जब निकलती है ना, तब इनको नोटिस दे देता है, या कोई शिकायत कर दे तो इनको नोटिस पकड़ा देता है। नोटिस देने के अलावा नगर परिषद ने आज तक और कुछ किया ही नहीं। खाली प्लॉट है, गंदगी जमा हो रही है, पानी भर रहा है, पब्लिक शिकायत कर रही है, नोटिस दे दो, बस हमारा काम ख़त्म। नोटिस देने से क्या होगा? कार्रवाई तो करो। नोटिस का मतलब ही ये है कि या तो नोटिस के बाद वो बंदा जवाब दे, जवाब नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभापति महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ हम वो मुद्दे आपको बताते हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता के साथ दूर किए जाने चाहिए। जर्जर इमारतों का मैंने आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले एक लाइव में बताया था कि बयाना जो नगर पालिका है, वहाँ के चेयरमैन ने इस पर बहुत तेज़ी से काम किया है। ऐसी इमारतों को चिन्हित किया है और चिन्हित करवा करके उनको हटाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ एक समस्या और आती है, ये जो पुरानी इमारतें हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं ये कोर्ट कचहरी का भी मामला है साहब इनमें। जैसे आज जो इमारत थी ना माल गोदाम वाली, इसको नगर परिषद पूरी तरीके से हटाना चाह रहा था, हटा देते, लेकिन उसमें भी केस चल रहा है। जो दुकानदार है वो कब्जा करके बैठा लगभग 15-20 साल से। मकान मालिक का तो ये कहना है कि साहब मेरी दुकान थी, मैंने इसको किराए पे दी, अब ये खाली नहीं कर रहा। और ऐसे केस तो बहुत हैं साहब। और ये खाली नहीं कर रहा तो मैं इसकी मरम्मत नहीं करवा पाया। मैं खुद कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, दुकानदार भी अड़ गया। वरना आज वो मामला जो है ना उसका कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता, वो हट जाती वो इमारत। तो इनके पेच में भी फंसी हुई है ये चीज़ें, चक्कर तो ये है। लेकिन फिर भी प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लोगों की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है सर, उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र है कि आज उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, वरना कितनी भीड़ रहती है और बहुत ही ज़्यादा आवागमन रहता है उस रोड पर। तो स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग है वो, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। पेयजल की समस्या गंगापुर में अब धीरे धीरे सॉल्व तो हो रही है, लेकिन उतने बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही। नल कनेक्शन वो तेज़ी से हो रहे हैं, बिल्कुल घर घर नल पहुंचाने की जो योजना है उसमें नल कनेक्शन ज़रूर तेज़ी से हो रहे हैं, मगर पेच वर्क पूरी तरह से बंद पड़ा है। जितने गड्ढे इन्होंने नलों के कनेक्शन देने के लिए खोदे हैं ना साहब, वो अब धंसने लगे हैं। और अब बारिश शुरू हो गई कुछ तो, और कुछ और हो जाएगी। जब मानसून आएगा ना तो ये शहर हादसों का शहर बनेगा साहब। लोग मरेंगे, गिर गिर करके चोटिल होंगे, घायल होंगे। क्यों कि जितनी गड्ढे खोदे हैं ना साहब वो सब धंसने लग गए। अब कल सुबह देख लेना, आज की बारिश ने, इतनी सी बारिश है जिसने चमत्कार दिखा दिया। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पेच वर्क हो ही नहीं रहा है, गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ट्रक यूनियन का तो मामला ही अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। रोजाना पाइपलाइनें टूट रही हैं, हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ये हो क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। जनता बहुत पक चुकी है सर, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस चीज़ से कि ना तो पानी मिल पा रहा, ना सड़कें मिल पा रही। करें तो करें क्या? तो हमारा यही कहना है प्रशासन से भी और विधायक महोदय कि सर आप भी अब फॉर्म में आ जाइए। जब जब आप फील्ड में निकले हैं तब तक कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना इन लोगों के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी साहब। और इनमें कोई तालमेल नहीं है। सीवरेज वाले अपनी बंसी बजा रहे हैं, और जो अमृत योजना वाले हैं वो अपनी बंसी बजा रहे हैं। पेच वर्क वाले हैं, उनका आता पता नहीं है। फिर बरसात शुरू हो जाएगी, इनका एक ही बहाना है, अब तो बारिशों में तो काम होगा ही नहीं साहब। ऐसे ही तो चल रहा है ये काम, रेंग रेंग करके। तो ये है। और एक जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है वो आ रही है साहब बिजली के बिलों का गड़बड़ झाला। मेरे पास दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं साहब कि इन लोगों ने 2 महीने पहले
जब रीडिंग लेकर के बिल दिया था, उसके बाद में अब इन्होंने जब बिल दिया है, बीच में भी इन्होंने बिल दिया था जिसे कस्टमर ने ऑनलाइन जमा भी करवा दिया, ठीक है, एवरेज बिल। लेकिन जितने भी मेरे पास मैटर आए उनमें ये आ रहा है कि साहब वो जो हमने ऑनलाइन बिल जमा करवाया था वो कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया, वो जमा ही नहीं हो रहा है इसमें। और यही मेन समस्या है उपभोक्ताओं की। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप इस समस्या को लेकर के जब जाओगे ना बिजली विभाग के पास, तो बिजली विभाग तो इस गलती को स्वीकार ही नहीं करेगा। वो तो मानेगा ही नहीं कि हमने बिल नहीं, बिल्कुल जमा हो गया है तो आपके यूनिट के हिसाब से आया है। तो एवरेज बिल क्या था, बीच में जो तुमने लिया था हमसे वो क्या था भाई? वो कोई ऐसी दान राशि थोड़ी थी कि ले लो तुम्हारे काम में। उसका भरण पोषण कहीं तो होना चाहिए था, उसकी भरपाई कहीं तो होनी चाहिए थी, उसको कहीं तो एडजस्ट करते, कहीं तो दिखाते। ऐसा वही 2 महीने का मोटा बिल आया है, बीच में जो पैसा जमा कराया है उसका आता पता नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर के, और ये बड़े मुद्दे थे, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और बूंदाबांदी चल रही है, मौसम खुशनुमा ज़रूर हुआ है और स्थिति अब सामान्य होती जा रही है। उम्मीद ये करते हैं साहब कि अब ये दुकानों का टाइम जो है वो बढ़ जाए और चीज़ें सामान्य हो जाए, बच्चों के स्कूल भी जल्द से जल्द खुल जाएं तो उनको भी थोड़ी सी राहत मिले। कई चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी आप लोग जागरूक नहीं हैं। लगातार जितने हमारे पास में दिन भर कॉल आते हैं, समस्याएं आती हैं, लोग छोटी छोटी बातों के लिए हमें फ़ोन करते हैं और फिर ये कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। भाई साहब सुनानी तो पड़ेगी आपको। अगर हम इस तरह एक एक व्यक्ति की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लग गए तो फिर हम तो चलती फिरती हेल्पलाइन बन करके रह जाएंगे, फिर न्यूज़ चैनल नहीं रहेंगे हम। न्यूज़ चैनल का काम है बड़े मुद्दे, सामाजिक सार्वजनिक रूप के जो मुद्दे हैं उनको लगातार उठाना, प्रशासन को चेताना। आपको कौन चेताएगा? आप कितने जागरूक हैं? आप हर छोटी छोटी चीज़, सर अब देख लो, ये आपको मैं बताऊं, एक फ़ोन मेरे पास में आज आया था, कहाँ से, शायद भावनवास से उन्होंने मैटर भेजा था किसी, और वही बिल का ही कोई गड़बड़ झाला था कि साहब वो दस्तखत नहीं कर रहे जाइए नहीं है। अब आप ये बताओ, मैं दस्तखत करने के लिए जाइए नहीं इनसे कहूँ, मैं कहूँ उनसे? ये चीज़ शोभा नहीं देती सर। आपकी हर छोटे छोटे काम के लिए हम अधिकारियों को फ़ोन करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। आपका काम है, आप करवाइए, कैसे करवाते हैं ये आपको सोचना है। जागरूक नागरिक तो आपको भी बनना है ना, आपको भी अपने आप का अपने जो अधिकार हैं वो समझना है। तो ये बात है। बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि सर आप इस काम को इस तरीके से करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। वार्ड नंबर 17 से आज हमारे पास में कॉल आया था कि साहब पेयजल की बड़ी वो है और नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं। तो आज मैंने उनका कहा है कि जो वार्ड पार्षद हैं उनके पास आप चले जाइए और जैसे 2 या 4 आदमी सफाई कर्मी उनको दे रखें तो 2-3 दिन के लिए वो उस हिस्से में भेज देंगे जहाँ नालियाँ ज़्यादा भरी हुई हैं या क्या है, तो सफाई हो जाएगी। ये नहीं है कि वहाँ जाओ और कि साहब आप तो लाइव दिखा दो। समस्याएं तो सब बता सकते हैं सर, समस्याएं बताना तो बड़ा आसान है, समाधान बताना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। नई गाइडलाइन आ गई, पेज पे डाल देंगे थोड़ी देर में। और नई गाइडलाइन आ चुकी है जो अभी हम आपके पेज पर डाल देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। लेकिन ये नई गाइडलाइन जो है ना, मैंने अभी अभी देखा है, ये सिर्फ इसी से रिलेटेड आई है, ये पर्यटन विभाग और इसके लेकर के ही आई है। तो वो मैंने भी देख ली थी वैसे, पर देख लेना अगर कुछ अलग हो तो, कोई नई आई हो तो। बाकी गाइडलाइन जो आई है ना वो केवल पर्यटन विभाग से, स्मारकों संग्रहालय उनको लेकर के ही आई है कि साहब इसमें क्या टाइमिंग की जाए। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि साहब दुकानों के लिए कोई समय आ गया हो या और कोई चीज़ आई हो। बाकी अगर ऐसा भी होगा तो हम देख लेंगे और उसको पेज पर ज़रूर डालेंगे। तो आप सबसे निवेदन हमारा यही है, जी न्यूज़ की खबरों पर विश्वसनीयता बनाए रखें और तथ्यात्मक और सही खबरें बताते हैं, लोगों के मुद्दे ज़रूर उठाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान होता भी है, प्रशासन करता भी है। और एक चीज़ के लिए मैं जो डिप्टी कालूराम जी हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा सर, और वो इसलिए कि कई बार बहुत सारे जो पीड़ित हैं ना वो मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब कानून में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि मुझे ये भरोसा है कि डिप्टी साहब के पास आप जाइए, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आप अपनी बात को इत्मीनान से बहुत बढ़िया तरीके से उनके सामने रखिए, तो वो आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और ऐसा हुआ है सर कई बार, कालूराम जी ने उस बात को सुना और तुरंत एक्शन भी लिया है। मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले
एक महिला है जिनकी ससुराल बयाना में है और पियर या गंगापुर में है। तो उनके जो पति हैं वो काफ़ी टाइम से उनको प्रताड़ित करते हैं, गर्भावस्था में हैं वो, और उनको घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया अभी 3-4 दिन पहले ही वहाँ से। और वो जब यहाँ आकर के पहुँची तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि साहब ये स्थिति है और मेरे ऑपरेशन से हो सकता है बच्चा हो, डिलीवरी हो, तो वो तो खर्चा भी नहीं दे रहे और भेज दिया मुझे, तो अब हम क्या करें। तो मैंने कहा देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं है कि मीडिया के सामने आ जाओ और लाइव दिखा दो, हमें समस्याओं का समाधान करना है। तो मैंने उनको कहा कि आप डिप्टी साहब के पास में जाइए, एक बार मिलिए, आपने पहले भी FIR वगैरह दर्ज करवाई है और पहले की इन चीज़ों का हवाला देते हुए आप एक बार मुलाकात करिए, वो ज़रूर समाधान करेंगे। मुझे उसी दर्शक ने तुरंत बताया कि साहब ऐसा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमको डिप्टी साहब ने दिया और उन्होंने तुरंत थाना अधिकारी से बात की, बयाना थाना अधिकारी को फ़ोन करके कहा, सख्ती से कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ये आ जाने चाहिए और इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करो जो इस तरह अपनी पत्नी के साथ में वो कर रहा है। और वो लोग फिर आ भी गए। तो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से डिप्टी साहब को इसके लिए बधाई दी और उनका धन्यवाद किया कि सर, पीड़ितों की फरियाद अगर कोई सुन ले ना तो आधी सी रात तो उसको वहीं मिल जाती है। लोगों का दर्द यही तो है कि साहब हमारी कोई सुनता नहीं है। कल नरेंद्र सर ने भी यही कहा था, अपने जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अफसर हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं, कि सर कम से कम सुन तो लो आप, वो क्या कहना चाहता है। सॉल्यूशन करना नहीं करना बाद की बात है कि क्या उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आप सुनो तो सही। एक बार इत्मीनान से सुन लोगे तो उसको कम से कम धैर्य तो होगा कि नहीं, मैंने अपनी बात रख दी पुख्ता तरीके से और अब उसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर होगा। तो वही चीज़ें हैं और आप लोग भी जागरूक बनिए सर। कुल मिला करके अपनी खबरें जो भी हैं, समस्याएं बिल्कुल बताते रहिए। किस खबर को कैसे चलाना है इस बारे में हम पर छोड़ दिया करें। आप डिसाइड ना करें कि सर ये हो गया, आप फटाफट आ जाओ लाइव चलाओ। आप मत कहो सर हमसे कि हम लाइव चलाएं। हमें पता है हमें कौन सी खबर किस तरह लाइव चलानी है, तो वो ज़रूरी है। कई बार ऐसा मामला होता है जब केस अदालत में हो या पुलिस शुरुआती तफ्तीश कर रही हो, वहाँ जा कर के अगर चला दें तो गलत है। पुलिस की तफ्तीश भी प्रभावित होती है, अदालत का फैसला भी उससे प्रभावित हो सकता है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों का, ठीक है ना। तो बाकी अच्छा और बेहतरी करने का प्रयास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ग्रुप में भेजें। दूर दराज में जो बैठे, आपको पता है इस समय कर्नाटक की बहुत अच्छी सीनरी दिखा रहे हैं राजेंद्र जी। कर्नाटक के टूर पे हैं राजेंद्र वर्मा जी जो हमारे बैठौता के संवाददाता हैं, और कर्नाटक से ऐसे ऐसे सीन भेज रहे हैं सर वो कि मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं वहाँ अभी चला जाऊँ और वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो आपको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है हमारा ये देश और देश के अलग अलग राज्य, वहाँ की संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया हैं। बहुत सारे राज्यों से भी तो हमको सीखने को मिलता है, तो वो प्रयोग भी हम अपने प्रदेश में कर सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ कैसी है, सड़कों की हालत कैसी है, क्या वो लोग नया कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में राज्य सरकारें क्या बढ़िया कदम उठा रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो कुल मिलाकर के बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। और रही बात पानी की, तो सर वो बात है कि जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सुलगती रेत में पानी की अब तलाश नहीं, सुलगती रेत में पानी की अब तलाश नहीं, मगर ये हमने कब कहा कि हमें प्यास नहीं। आप सुन नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मांग बढ़ जाएगी या हमारी आरजुएं कम हो जाएंगी। हम तो मांगते रहेंगे। अब आपको देना है तो दें, आपको अपना काम करना है तो करें, ना करें, पर जनता अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।